So today we are starting the 9th unit of physics. Name of the unit is behavior of perfect gas and kinetic theory of gases. ये आपके पास 5th यूनिट है, सॉरी 9th यूनिट है, फर्स्ट लेक्चर है. तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. आज देखेंगे इस यूनिट के बारे में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, कि कोई भी गैस है जिसको हम परफेक्ट गैस कब बोलते हैं, कैसा उसका बिहेवियर होता है, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो मेनली हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमने फिजिक्स गैसेस की ही बात की थी. सो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स को हमने क्या बोला था, फिजिक्स ऑफ गैसेस is the main subject in thermodynamics. आपको भी पता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने मेनली गैसेस की ही बात की थी, गैसेस के बारे में ही स्टडी कर रहे थे कि गैसेस के अंदर कैसे वर्क डन होता है, कैसे वर्क इज डन ऑन द गैस, हाउ वर्क इज डन बाय द गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे भी हम लोग गैसेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि गैसेस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे. अब देखिए गैसेस मैंने बताया था सिस्टम क्या होता है, असेंबली और कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते थे, सिस्टम बोलते थे. यहाँ पे भी वही है कि कोई भी गैस हो, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ एटम्स को क्या करती है, कंसिस्ट करती है गैस. अब इन गैसेस के बारे में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो भी क्या रिलेट करती है, बेसिकली 3 फीचर्स इन गैसेस के बारे में मेनली, जहां पे हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इनको पैरामीटर्स बोला था, वेरिएबल्स बोला था. वो कौन कौन से हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. ये 3 ऐसे फीचर्स हैं गैसेस के जिनको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है, कोरिलेट करती है. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अभी हम देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक रिलेशन एस्टेब्लिश करती है किसके बीच में, प्रेशर, टेम्परेचर, वेरिएबल, जिनको हम बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस. एंड कुछ हमारे पास होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. माइक्रो में जैसे आपके पास कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, उनका मोमेंटम क्या है. तो वेलोसिटी और मोमेंटम की अगर बात करें तो ये गैस के एटम्स की कौन सी प्रॉपर्टीज है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश किया और उसको एक्सप्लेन किया किसने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने. तो यहाँ पे मेनली इस यूनिट के अंदर हम गैसेस की बात करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के वेरिएशन से कैसे सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी कर चुके हो. यहाँ पे मेनली अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर क्या होता है तो कैसे डिफाइन करोगे, वॉल्यूम क्या होता है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, और टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि मेनली यही 3 फीचर्स हैं जिनके साथ हमें यहाँ पे भी डील करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर के चेंज होने से क्या होता है, प्रेशर की घटने बढ़ने से वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो हम सब जानते हैं. लेकिन प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ collision of atoms or molecules of a gas with the container. कि कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हमने गैसेस को कंटेन किया हुआ है, उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब कोलिशन करते हैं तो उसके रिजल्ट को क्या कहते हैं, प्रेशर. फिर से समझिए, प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कि जब ये एटम्स किसी भी गैस के या मॉलिक्यूल्स बोले, जब वो कंटेनर के साथ जिसके अंदर हमने उस गैस को कंटेन किया हुआ है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो वहां पे जो रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर.
टेम्परेचर के बारे में तो आप सब जानते हो। टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। बताया था ना कि इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, ये दो एनर्जीज का सम है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के चेंज को इंडिकेट करती है, और ये किसको इंडिकेट कर रही थी, अभी इसकी बात नहीं कर रहे तो इसको भूल जाते हैं, अभी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस, कि गैस के जो एटम्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी ही इंडिकेटर है या एक मेजर है या रिजल्ट है किसका, टेम्परेचर का। थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है एक स्पेस के अंदर, एरिया के अंदर, रीजन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मूव करने की फ्रीडम है, उसी एरिया, उसी स्पेस या उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तीनों चीजें क्लियर है, वॉल्यूम क्लियर है, टेम्परेचर क्लियर है, प्रेशर क्लियर है। तो ये तीन चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन प्रेशर, डिफाइन टेम्परेचर, डिफाइन वॉल्यूम, तो ये तीन चीजें हैं, थ्री फीचर्स हैं गैसेस के, जिनको मेनली हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ द गैस या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। अब काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, तो तीन मेन साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेवलपमेंट किया। वो तीनों साइंटिस्ट कौन से थे, फर्स्ट थे मैक्सवेल, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर, तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। सेकंड थे बोल्ट्जमैन, आपने सुना होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को केबी से डिनोट करते हैं, ये उन्हीं के नाम पे था। तो सेकंड साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन एंड थर्ड थे गिब्स। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने गायनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या किया, डेवलप किया, डेवलपमेंट किया, कंट्रीब्यूशन रहा इनको। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, it establishes a relation between macroscopic features of the gas to the microscopic. Macro means pressure, volume, temperature, micro means speed, momentum. तो इन सारे मोमेंटम्स के बीच में आपस में रिलेशन जो एस्टेब्लिश करे, दैट इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हमने किया है जो कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन आपकी नॉलेज यहीं से बेस बनेगा। ठीक है, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अगर आपको समझना है तो बेस बहुत जरूरी है कि चीजें क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करें, सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये क्या होती है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, हम सब जानते हैं कि मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब इनको सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे पास जॉन डाल्टन। अगर आप बताओ तो जॉन डाल्टन ने किसकी डिस्कवरी की थी, यस एनीवन, जॉन डाल्टन ने किसकी डिस्कवरी की थी या किसकी थ्योरी को बताया था, कोई छोटी क्लास में जीके में पढ़ा हो। एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी में क्या था बेटा, ओके ठीक है, एटॉमिक थ्योरी को ही, हाँ हाँ, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंटिटीज ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जो सबसे छोटी एंटिटी होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उनके अकॉर्डिंग क्या थी, एटम। कि एटम्स से ही मिलके क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है, कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, फर्स्ट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एटम्स से मिलके कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो मिलके बना हुआ है। लेकिन फर्दर हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया कि एटम किन किन एंटिटीज से मिलके बना हुआ है, जो आज आप समझते हो। आपके पास प्रोटॉन है, आपके पास न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं और ये न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये आज की स्टडी है, ठीक है, लेकिन ये स्टडी अपने आप नहीं आ गई होगी, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो इसी में सबसे पहले साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने बताया कि जो सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर की वो क्या है, एटम। और एटम का साइज उन्होंने बताया कि एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया जॉन डाल्टन ने, ये बताया था रदरफोर्ड ने। वो हमारे सिलेबस की बात नहीं है, यू जस्ट बी अवेयर कि एटम का जो साइज था वो कितना था, 10⁻⁻10 मीटर।
और ये एटम जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। तो ये सारी चीजें थी जो जॉन डाल्टन ने बताई रिगार्डिंग द, इसको बोला गया था एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। लेकिन एटम से ही फिर बाद में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, तो लेटर ऑन इट वाज नोन एज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया गया कि मैटर की स्टेट्स, सॉलिड्स क्यों है, लिक्विड्स क्यों है, और गैसेस क्यों है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, एटम्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। मेनली 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड्स के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो रिलेटिवली वीक हो जाते हैं किससे, गैस सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और गैसेस में जो डिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा होता है, और जो सेपरेशन है वो तो ज्यादा हो ही गया, सेपरेशन ज्यादा हो गया तो वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी क्या हो जाता है, काफी वीक हो जाता है। तो ये तीनों चीजें आप समझते हो, अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी गैस की, अगर उस गैस के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो तब हम उसको आइडियल गैस बोलेंगे या फिर रियल गैस बोलेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक हमें समझना है वो है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। वो क्या होती है, किसको बोलते हैं आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, जो गैसेस के लॉज को क्या करे, ओबे करे, फॉलो करे। सो आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इज दैट गैस विच ओबेज द गैसेस लॉज। गैसेस लॉज कौन कौन से होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया होगा ना बेटा, चार्ल्स लॉ है आपके पास, बॉयल्स लॉ है, तो इनको क्या कहते हैं, गैस लॉज या गैसेस लॉज। बॉयल्स लॉ है आपके पास चार्ल्स लॉ है। तो इन गैसेस के लॉज को जो भी गैस फॉलो करती है उस गैस को हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अब यहाँ पे हम कैसे ये डिफाइन करें कि ये जो गैस है वो परफेक्ट गैस है या नहीं है, या आइडियल गैस या नहीं है। तो एक तो ये कि वो जो गैस है वो किसको फॉलो करनी चाहिए, गैस के लॉज को फॉलो करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए उनका। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि आइडियल गैस और परफेक्ट गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि जो आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, साइज ऑफ द, बेटा ये किसी का स्पीकर ऑन है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस वो ऑलमोस्ट कितना होता है, जीरो। क्यों होता है जीरो, क्योंकि आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका मास पॉइंट मास होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जो आप समझ सकते हो कि कितना स्मॉल रहा होगा, तो उसका साइज हम क्या लेते हैं, जीरो, क्योंकि उसके जो डायमेंशंस है ऐसे ऑब्जेक्ट की या ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि एक पॉइंट मास मॉलिक्यूल है, पॉइंट मास उसका मास है, और उसकी डायमेंशंस भी क्या है, कोई डायमेंशन उसकी, नो डायमेंशंस। तो ऐसे मॉलिक्यूल का साइज जो है, आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज हम क्या मानते हैं, जीरो। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इज दैट size of the molecule of an ideal gas is zero, that is its mass is point mass having no dimensions। तो कोई डायमेंशन से नहीं होती, लेंथ ब्रेथ कुछ होता ही नहीं है, कोई डायमेंशन से नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का साइज ऑलमोस्ट कितना होता है, जीरो। मास कितना होता है, मास जीरो नहीं है, मास आप समझ रहे हो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये होगा कि आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल, सपोज हम बात करें, देखिए देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टू, these are the two molecules of an ideal gas। इन molecules के बीच में there is no force of attraction or repulsion among the molecules of an ideal gas। अगर ये एक्चुअल में एक आइडियल गैस है, एक परफेक्ट गैस है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं होगा। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस, या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइडियल गैस को क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इज दैट गैस विच ओबेज द गैस लॉज।
अगर वो गैस के लॉज को ओबे कर रही है तो इसका मतलब वो आइडियल गैस है। अगर आइडियल गैस है तो क्या होनी चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्यूल्स का साइज शुड बी 0, मास जो है पॉइंट मास, डायमेंशंस नो डायमेंशंस। सेकंड, मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो आइडियल गैस की हम वैसे तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी गैस, रियल गैस की बात करें, क्या वो आइडियल होती है? तो नहीं होती है। क्या वो परफेक्ट होती है? नहीं होती है। तो फिर क्यों हम आइडियल गैस बोल रहे हैं? आइडियल गैस इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि कुछ सर्टन गैसेस का अगर हम एग्जांपल ले, कौन सा, सपोज हमने हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हीलियम ले लिया, ये गैसेस अगर इनका टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, these gases at extremely low pressure and high degree of temperature, अगर टेम्परेचर क्या कर दे, बहुत हाई कर दे, और प्रेशर क्या कर दे, बहुत लो कर दे, तो ऐसी कंडीशन में ये गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, गैस लॉज को क्या करती हैं, ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट। मतलब जितना हो सकता है उतना ये ओबे करती हैं गैस के लॉज को एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इसीलिए ये गैस के लॉज को फॉलो करती हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये परफेक्टली गैस की तरह, परफेक्ट गैस या फिर एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो एक्चुअल के अंदर नो रियल गैस इज अ परफेक्ट गैस, स्टैंडर्ड गैस। तो फिर क्यों बोलते हैं, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इन कंडीशंस पे कि टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो, एक्सट्रीमली हाई हो, प्रेशर एक्सट्रीमली लो हो, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर के ऊपर दे ओबेज गैस लॉज, सो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, हेंस दे बिहेव एज परफेक्ट गैसेस। क्लियर? तो नेचर के अंदर हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो रियल गैस है वो परफेक्ट गैस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम चेंजेस कर दें, ठीक है, प्रेशर के अंदर और टेम्परेचर के अंदर, तो उतने कम प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो क्या करती है, गैस के लॉज को ओबे कर रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दे आर बिहेविंग लाइक ए परफेक्ट गैस। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ पे अगर हम लो प्रेशर ले लें, एक्सट्रीमली लो प्रेशर ले लें और बहुत हाई टेम्परेचर ले लें, तो उस केस में आपके पास जो गैसेस है वो सिंपली एक रिलेशन को फॉलो करती हैं, और वो रिलेशन क्या है, PV इज इक्वल टू KT। अब यहाँ से प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, K है कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज गिवन एज K इज इक्वल टू NKB। एक्चुअल में ये Na होता है, बाद में हम देखेंगे। तो ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, आप सब जानते हो। Kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर ये भी एक कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज 6.02 into 10 to the power 23, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये बोल्ट्जमैन के ही नाम से आया। इस कांस्टेंट की वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर ऑल द गैसेस 1.38 into 10 to the power 23 जूल्स पर केल्विन। तो ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए के को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब हम PV इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार यूज की है। PV इज इक्वल टू RT पढ़ते थे। RT क्यों पढ़ते थे, क्योंकि वहां पे ये जो न्यू है, इस न्यू को क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं। अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास ये जो R है, ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, NaKB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज आ जाएगी, देखिए कि अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NaKBT, और उस NaKBT को स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन की जब लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड गैस के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया R से। R हम जानते हैं क्या है, गैस कांस्टेंट है, और ये न्यू क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर हम यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या ले ले, 1 ले ले, तो उस केस में PV किसके इक्वल आ जाता है, 1 into RT। अगर हमें यहाँ से R की वैल्यू निकालनी हो
तो क्या होगी आर की वैल्यू, आप सब जानते हो वैसे तो क्या होती है 8.31 होती है, लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां से हम क्या ले रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था हमारे पास, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, यहाँ पे हमने न्यू भी बोल सकते हो एन भी बोल सकते हो, न्यू ये आपके पास 1 ले लिया हमने, 1 ग्राम मोल लिया है किसी भी गैस का, तो न्यू की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पीवी बाई टी, यही होगी। अब यहाँ पे जो आपके पास एनटीपी, एन मतलब ले लिया हमने, टी ले लेंगे प्रेशर ले लेंगे, टेम्परेचर ले लेंगे, देखिए प्रेशर क्या लेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर क्या लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और वॉल्यूम क्या लेंगे, सारी गैसेस के लिए अगर हम ये ले 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम ले लें तो उस केस में आर की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, प्रेशर को कितना रखे स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, इसको अगर हम चेंज करें 1 एटमॉस्फेयर को, प्रेशर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो कैसे हो जाएगा ये 1 इनटू क्या लिखते थे, आपको पता है ना मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो है वो 76 सेंटीमीटर तक किसी भी ट्यूब के अंदर क्या करती थी, मरकरी का लेवल 76 सेंटीमीटर तक राइज करता था। अगर हम 76 सेंटीमीटर को चेंज कर ले किसमें मीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.76 मीटर ऑफ एचजी कॉलम, यही था। और यहाँ से मैंने आपको चेंज करना बताया था 0.76 इनटू आपके पास क्या होता था, डेंसिटी लिखते थे मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय जी, तो जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन सबको सोल्व करेंगे तो अब आपके पास ये प्रेशर की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक आ गया प्रेशर की वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर, वॉल्यूम हमने ले लिया। अब ये जो वॉल्यूम है ये 22.4 लीटर्स के अंदर है, तो इसको अगर चेंज करेंगे किसमें, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। अब टेम्परेचर कितना ले, टेम्परेचर केल्विन के अंदर आपको पता है 273.15 केल्विन। ये तीनों चीजें अगर हम रखेंगे प्रेशर की जगह, वॉल्यूम की जगह और आर की जगह, तो आपके सॉरी टी की जगह, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज पी आपको ये रहा गिवन, वी ये है और टेम्परेचर ये है, तो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर एंड इट विल कम्स आउट टू बी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये आपके पास आर की वैल्यू रहेगी जो आप यूज करते हो केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए। नो आगे चले। नो मैम। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट यहाँ तक सिर्फ आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम यूज करेंगे आर की वैल्यू, जो आप पढ़ रहे हो कैसे आया क्या आया वो एक बार बताना जरूरी था, अदरवाइज फिजिक्स में हमारे पास कोई लेना देना नहीं है इन सबको कैलकुलेट करना, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। अब चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, जो मेनली 3 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड फ्रेम होके आता है, कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन है, उसको हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये है हमारे पास यूनिट का नाम भी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब इन तीनों साइंटिस्ट ने दी, तो उस केस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ अजम्पशंस अज्यूम की, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एंटायर स्ट्रक्चर है वो इन अजम्पशंस पे डिपेंड करता है। टॉपिक का नाम है आपके पास अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है और 3 मार्क्स में आपको 6 अजम्पशंस लिखनी होती है। तो ये अजम्पशंस हमें स्टडी करनी है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो अजम्पशंस अज्यूम की थी वो कौन कौन सी अजम्पशंस है। तो सबसे फर्स्ट अजम्पशन है कि गैस है वो आपको मैंने बताया है इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था एटम का साइज कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कैसा होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहीं से आपकी फर्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ अजम्पशन की स्टेटमेंट आती है कि गैस जो है
It consists of large number of atoms or molecules, and these atoms or molecules are perfect spheres. इनको क्या बोला गया? परफेक्ट स्फीयर्स बोला गया बेटा इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। अगर एक गैस है, हम कोई भी गैस ले रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन ले ली हमने, उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का जो ये बोल सकते हैं कि वो सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम्स आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट गैसेस लें, सपोज हमने हाइड्रोजन ले ली, दूसरा हमने क्या ले लिया? नाइट्रोजन ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो डिफरेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है दे में बी डिफरेंट। बट अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, तो वो क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है? एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर परफेक्ट स्फीयर्स। क्या है वो? परफेक्टली स्फीयर्स की शेप में है, एंड दे आर identical, or we can say atoms or molecules of a gas are identical, but they can have different shape। तो नहीं बोल सकते स्फीयर ही रहेगी, बट वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। किसके लिए? डिफरेंट गैसेस के लिए। यहाँ से फर्स्ट आपकी अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन क्या बोल सकते हैं? कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, वो कंटिन्यूअसली किस में है? रैंडम मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं। रैंडम मोशन को हम सब जानते हैं। रैंडम मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन विच इज नॉट डिफाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो ऐसा मोशन विच इज इन ऑल द डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करके लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट, in all the directions they are moving, and not only they are moving in all the directions but they are moving with different speeds। different speeds से भी वो मूव करे तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रैंडम मोशन है, और डिफरेंट स्पीड्स से मूव कर रहे हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए सेकंड अजम्पशन ये ली गई बेटा कि जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के, वो मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ऑल द डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स, एंड दे ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कि वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को भी क्या करते हैं? ओबे करते हैं। थर्ड अजम्पशन ये थी, अजम्पशन है ये सिर्फ, अजम्पशन ये थी कि साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, साइज, अब देखिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे हम परफेक्ट गैस की बात कर रहे हैं, हम ऑल द गैसेस की बात कर रहे हैं। साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, अब हम एक मॉलिक्यूल या फिर सारे मॉलिक्यूल्स के साइज की बात कर रहे हैं कि साइज क्या होगा। तो साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये सब तो आप जानते ही हो कि अगर गैस है, मैटर की स्टेट हम क्या ले रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस के बीच में जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज सेपरेशन के ऊपर होते हैं, मतलब उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर, उनके लिए गैसेस के लिए क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो ये बोल रहा है कि साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। कि जितना दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन होगा, उस सेपरेशन के कंपैरिजन में अगर हम इस मॉलिक्यूल के साइज की बात करें तो मॉलिक्यूल का साइज क्या है? बहुत स्मॉल है। अगर आप देख रहे हो, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि सपोज हम ये दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और इनके बीच में ये सेपरेशन है, तो इस केस में ये सेपरेशन को देखो एक बार कि कितनी ज्यादा है, और एक बार मॉलिक्यूल के साइज को देखो, तो आपको नहीं लगता कि ये जो मॉलिक्यूल का साइज है ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में? जितना इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक मॉलिक्यूल का जो साइज हम ले रहे हैं वो 2 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 2 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये है एक मॉलिक्यूल का साइज 2 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो सेपरेशन है ये कितना है?
सेपरेशन है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम तो कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओ 20 है, सॉरी इट्स 20, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये तो हो गया साइज, अगर आप देख रहे हो तो ये तो साइज था ना, तो साइज का 10 टाइम्स ज्यादा है सेपरेशन। समझ आया भाई, मैंने इसको देख बताया आपको कि मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। 20 एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हो, 20 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ये है। अब साइज कितना था, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ पे साइज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस 20 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 इंटू 2 लिख सकती हूँ, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये क्या बन गया, ये साइज बन गया। तो सेपरेशन अगर आप देखो तो साइज का 10 गुना है, समझ गए ना। तो थर्ड assumption यही थी कि size of a gas molecule is very small as compared to the separation between the two molecules। क्लियर है बेटा, इससे ज्यादा थर्ड assumption है, 3 तो हो गई ना assumptions। फोर्थ assumption है आपके पास, फोर्थ assumption क्या है हमारे पास, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैसेस की जब बात की थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी वही assumption है कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये भी एक अजम्पशन थी किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिशन, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिशन, कि जब वो कोलाइड करेंगे, हेड ऑन कोलिशन होगा या जैसा भी कोलिशन होगा, सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर है, फोर्थ अजम्पशन के अंदर, नो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर एक्सेप्ट कोलिशन। इसका मतलब भी समझ गए होंगे कि जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तभी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, अदरवाइज इफ दे आर नॉट कोलाइडिंग, मतलब कोलिजन की स्टेट में अगर वो नहीं है, मैंने आपको बताया था ना मोमेंटम, 9th में स्टडी किया होगा, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ये कंडीशन है किसकी, बिफोर कोलिशन की। अब क्या हुआ, वो दोनों कोलाइड हो गए, ये कंडीशन है ड्यूरिंग कोलिशन की, और बाद में वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से, तो ये कंडीशन है कौन सी, आफ्टर कोलिशन की। तो जब वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब इस स्टेट में है या इस स्टेट में है, उस टाइम पे वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करेंगे, आइदर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो फिर कब फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जब वो कोलाइड करेंगे। तो फोर्थ स्टेटमेंट, molecules do not exert force of repulsion or attraction except during collision। क्लियर, तो ये फोर्थ assumption थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। फिफ्थ assumption क्या है कि जो मॉलिक्यूल कोलिशन है, जो आपस में ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, और जिस कंटेनर के अंदर हमने गैस को रखा हुआ है, सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने इस वॉल्यूम में गैस को रखा हुआ है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल, सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये मॉलिक्यूल सपोज ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये बाउंस बैक होगा, किसी भी कंडीशन में जाए, सपोज लेफ्ट जाए, राइट जाए, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये जो कोलिजन हो रहा है आपस में, या फिर ये मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर गया, तो कोलिजन दो है, आइदर इन बिटवीन या आइदर within themselves और collision with the walls of the container। ये collision कैसे होंगे, इलास्टिक collision होगा बेटा ये, और नॉट ओनली इलास्टिक होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक collision होगा। अब परफेक्टली इलास्टिक collision क्या होता है, बताएगा कोई प्रॉपर्टीज परफेक्टली इलास्टिक collision की, जिसमें टोटल एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, हमने स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। दूसरा,
जो मोमेंटम है वो भी क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन एक ऐसा कोलिशन है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस एनर्जी से जा रहे थे, जिस एनर्जी से जाके कोलाइड हुए थे, उस कोलिशन के बाद भी उनकी एनर्जी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। मोमेंटम भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। जो कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद आफ्टर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो कोलिजन्स हैं, फिफ्थ अजम्पशन इज द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द walls of the container, that collisions are perfectly elastic collision। ये था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास assumption है, वो ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो डेंसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। सपोज हमने ये एक वॉल्यूम ले लिया, इतना वॉल्यूम में हमने गैस ली है। इस वॉल्यूम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, उनकी डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी आप कहीं पे भी देखोगे आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे तो डेंसिटी ज्यादा हो, इस पॉइंट पे कम हो, इस पॉइंट पे ज्यादा हो, इस पॉइंट पे कम हो। तो डेंसिटी जो होगी वो थ्रू आउट द गैस या थ्रू आउट द जो भी आपने गैस ली है, इसमें हर पॉइंट पे आपको डेंसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये है नेक्स्ट अजम्पशन। तो क्या थी, डेंसिटी ऑफ द मोलिक्यूल्स या फिर मोलिकुलर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। ऐसा नहीं किसी पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा है, किसी पॉइंट पे कम है। सेवेंथ अजम्पशन क्या है, अगर दो सक्सेसिव कोलिजन्स है, एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, तो दो कोलिजन्स के बीच में जो मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, मूव करेगा। और इस स्ट्रेट लाइन के पाथ को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। कि सपोज एक कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, एक कोलिजन यहाँ हो रहा है, तो हम बता रहे हैं कि दो कोलिजन्स यहाँ और यहाँ है, एक कोलिजन यहाँ, एक कोलिजन यहाँ। इस पाथ पे कोई भी कोलिजन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन में जो मॉलिक्यूल जाएगा इस पाथ के अलोंग, उसका कैसा होगा पाथ, स्ट्रेट पाथ होगा। तो इस पाथ को क्या बोल रहे हैं, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई और कोलिजन यहाँ पे नहीं है, कोई और मॉलिक्यूल उसको अपने रास्ते में नहीं मिल रहा। तभी तो बोला है कि दो कोलिजन्स के बीच में जो मॉलिक्यूल का पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा, और उस पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो फ्रीली मूव कर सकता है किसके अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो फिर से समझ लीजिए, द मॉलिक्यूल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। एक के बाद एक, ये कोलिशन था यहाँ पे टकराया था वो द्वारा, अब वो यहाँ पे जाके टकराएगा। तो अब इसका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस पाथ को हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऐसे जहां पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो सक्सेसिव कोलिशंस, ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिशंस जो उनका पाथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। एट्थ आपके पास है अजम्पशन। एट्थ अजम्पशन ये है कि जो कोलिजन है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, और वी कैन से जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं या टाइम ऑफ कोलिजन है वो कैसा है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, कि दो कोलाइड कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स, दैट टाइम ऑफ द कोलिजन इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो कोलिजन्स है वो कैसे हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, जो कोलिजन का टाइम है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। तो कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस कोलिजन। सो ये आपके पास बेटा 7-8 assumptions थी रिगार्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इनिशियल में कुछ assumptions अज्यूम की गई थी जो हमें एज इट इज याद करनी है, और इसके ऊपर 3 मार्क्स में फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। अब आपके पास इस यूनिट की सबसे लार्ज एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस।
हमें ये देखना है कि जो आइडियल गैस है वो प्रेशर जो एक्सर्ट करती है, उस प्रेशर के लिए हम जो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन है वो थोड़ी लेंथी एक्सप्रेशन है, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स इसमें यूज होंगे। मैं इसको आज नहीं करा रही हूँ, लेकिन इसका बेसिक आइडिया आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। एक्सप्रेशन है फॉर द प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, कि अगर हम आइडियल गैस लें किसी कंटेनर के अंदर तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या फिर वो आइडियल गैस का प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली कंसिडर करेंगे कि हमने एक गैस को एनक्लोज कर दिया है किसके अंदर, एक क्यूब के अंदर ऐसे, और क्यूब की जो हर लेंथ है, मतलब जो क्यूब का जो लेंथ है वो कितनी ले लेते हैं, एल, एक साइड की लेंथ एल ले लेते हैं, तो सारे ही साइड्स की लेंथ क्या हो गई है, एल हो गई है। यहाँ पे अगर एक हम गैस ले रहे हैं, गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का मास हम कितना ले ले, m ले ले, एंड दिस मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और इस v के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, अगर हमने q लिया है, v क्यूब लिया है, तो क्यूब के कितने एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इसी तरीके से अगर हम एक मॉलिक्यूल ले ले, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस कंटेनर के अंदर, क्योंकि हमने गैस को किसके अंदर एनक्लोज कर दिया है, इस कंटेनर के अंदर, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v होगी। अगर उसकी वेलोसिटी के अगर हम यहाँ से कंपोनेंट ले लें तो वो होगा vx, vy और vz। तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इस कंटेनर की वॉल्स को क्या करेंगे, हिट करेंगे, और हिट करने से क्या होगा कि हिट करेंगे तो कोलिजन होगा, और हर कोलिजन जो है, हर कोलिजन इस कंटेनर की वॉल्स के अंदर कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। एक कोलिजन मतलब एक मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेगा इस कंटेनर की वॉल के साथ, तो वो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पे जो बम्बार्डमेंट है, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये बम्बार्डमेंट जो है या मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करना, वो एक कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट है। तो यहाँ पे जो कंटेनर है वो कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज इक्वल टू द total momentum imparted to the wall per second, कि यहाँ पे जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, किस वजह से, यहाँ पे दे आर गेनिंग और दे आर रिसीविंग कंटिन्यूअस मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द कोलिशन। तो ये हमें समझना है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है सपोज यहाँ से चला तो वो उसको जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वॉल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और फिर इलास्टिक कोलिजन हमने बताया कि वॉल से टकराने के बाद जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वो वापस आएंगे, तो कितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, क्या होगा उनका वॉल्यूम, क्या होगा उनका टाइम, सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, फिर कितना प्रेशर होगा। तो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कल करेंगे, क्योंकि ये आपकी इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और जो कई बार 5 मार्क्स में पूछ ली जाती है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, इस एक्सप्रेशन को आप एक बार जाके खुद भी पहले समझ ले।